हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम ग्रैमनी कुल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ग्रैमनी कुल के बारे में डिस्कस करते हुए देखा कि जो प्रॉपर मोनोकॉट्स की फैमिली है वो ग्रैमनी कुल या पोएसी कुल है। इसी का एक दूसरा नाम है पोएसी कुल, ग्रैमनी कुल, या फिर हम इसको घास कुल भी कह देते हैं। तो हमने जब डिवीजन लिखा क्लासिफिकेशन में तो एंजियोस्पर्मी और क्लास लिखी हमने मोनोकोटिलिडेनी। ये प्रॉपर मोनोकॉट्स का जो कुल है जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो मोनोकोटिलिडेनी सीरीज इसकी ग्लूमेसी रहेगी और फैमिली ग्रैमनी या पोएसी। विभेदात्मक लक्षणों में हमने देखा कि ज़्यादातर जो पेड़ हैं घास कुल के ये एक वर्षीय या बहुवर्षीय शाख के तौर पर देखने को मिलते हैं। जनरली जो ग्रैमनी कुल के पादप होंगे वो शाख के तौर पर मिलेंगे। पर्ण जो होंगी, पत्तियां जो होंगी, लीव्स, इनके ये एकांतरित और द्विपंक्तिक होंगी और इनके अंदर हमको पैरेलल वर्नेशन देखने को मिलेगा, यानी कि समानांतर शिराविन्यास देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पुष्पक्रम की। ग्रैमनी कुल के अंदर जो पुष्पक्रम देखने को मिलता है इन्फ्लोरोसेंस, ये कंपाउंड स्पाइक टाइप का या स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है। या तो कंपाउंड स्पाइक होता है या स्पाइकलेट से मिलकर के बना हुआ होता है। स्पाइकलेट का जो सबसे नीचे वाला सहपत्र होता है, यानी कहने का मतलब इन्वोल्यूसर होता है, ये बंद होता है, स्टेराइल होता है, जिसे हम नाम देते हैं ग्लूम और हिंदी में इसे नाम देते हैं हम तुष। और इसके अलावा जो फर्टाइल सहपत्र होते हैं उन्हें हम नाम देते हैं लेमा। इसके बाद हमने देखा कि फ्लोरेट्स के बारे में हम देखते हैं, पुष्पकों के बारे में। तो एवरंथ होते हैं, इसके अलावा ये एक लिंगी होंगे, नॉन ससाइल होते हैं, इसके अलावा एक लिंगी होते हैं या द्विलिंगी होंगे। एक व्यास समित होगा और प्रत्येक पुष्पक का एक पश्च सहपत्रिका युक्त होता है। प्रत्येक पुष्पक एक पश्च सहपत्रिका युक्त होता है। इस सहपत्रिका को शल्किका या पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शल्किका या पीलिया कहते हैं। पुंकेसर हमेशा इसके अंदर 3 मिलते हैं जो कि मुक्त दौली प्रकार के वर्सेटाइल टाइप के होते हैं। और जायांग त्रिअंडपी और युक्तांडपी प्रकार का होता है। एक कोष्ठीय और एक बीजांड युक्त होता है। अंडाशय ओवरी जो होगी उसकी पोजीशन सुपीरियर होती है और इसके अलावा बीजांडन्यास पैराइटल देखने को मिलता है। स्टिग्मा स्टाइल 2 देखने को मिलती है, लेकिन दोनों स्टाइल आपस में जुड़ करके जब ऊपर की ओर स्टिग्मा बनाती हैं तो स्टिग्मा फैदरी होता है, यानी कहने का मतलब पंख युक्त वर्तिकाग्र पाया जाता है। ये एक स्पेशल कैरेक्टर्स है ग्रैमनी कुल का या पोएसी कुल का। और जनरली जो ग्रैमनी कुल या पोएसी कुल है इसके अंदर फल कैरियोप्सिस टाइप का देखने को मिलता है। तो इन कैरेक्टर्स को देखने के बाद आज के लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कायिक लक्षण या वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि हैबिट के बारे में या नेचर के बारे में बात करते हैं कि अधिकांश जातियां एक वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय शाख होती हैं, यानी हर्बिशियस नेचर के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। डेंड्रोकैलेमस ये एक ऐसा है जो ग्रैमनी कुल का पादप होते हुए भी हमें वृक्ष के तौर पर देखने को मिलता है और ये 100 फीट से भी ऊंचा वृक्ष होता है। इसके अलावा हम देखते हैं साइनोडोन डेक्टाइलॉन, इसमें भूस्तारी और अंतःभूस्तारी प्रकार के दोनों प्रकार उपस्थित होते हैं। फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है हमारा स्टेम की। देखिए, ग्रैमनी कुल या जो पोएसी कुल के जो शाकीय प्रवृत्ति के जो पादप होते हैं इनके अंदर जो तना होता है ये वायवीय पर्व संधियों युक्त होता है और इनमें खोखले पर्व वाला संधित तना होता है, जिसे सामान्यतः हम कल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कल्म कहते हैं। यानी कि जिस प्रकार से गन्ने के अंदर हम देखते हैं नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, इंटरनोड, नोड, ठीक है ना। यानी पर्व और पर्व संधियां हमको देखने को मिलती हैं और इस प्रकार का जो वायवीय पर्व संधियों वाला जो तना होता है खोखली पर्व युक्त, ये क्या कहलाता है? कल्म कहलाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पर्ण। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पर्ण का। पत्तियां जो होती हैं ये एकांतरित और द्विपंक्तिक होती हैं, ठीक। और प्रत्येक पर्णाच्छद एवं पर्ण फलक में यानी शीत और ब्लेड में विभाजित होती है और पर्णाच्छद पर्व संधियों से जुड़ा हुआ रहता है। पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है क्योंकि ये मोनोकॉट की फैमिली है। तो मोनोकॉट्स के अंदर ज़्यादा जनरली हमको पैरेलल वर्नेशन देखने को मिलता है। और यदि हम डाइकॉट्स की बात करें तो डाइकॉट्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? डाइकॉट्स के अंदर हमको जालिकावत रेटिकुलेटेड वर्नेशन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कायिक लक्षण कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्पीय लक्षण। ओके,
तो कायिक लक्षणों को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके थे और आज हम डिस्कस करेंगे पुष्पीय लक्षणों के बारे में, यानी कहने का मतलब फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पुष्पीय लक्षणों के बारे में हम देखते हैं कि जो पुष्पीय लक्षण होते हैं इनमें पुष्पक्रम यह कई स्पाइकलेट्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है ना। जनरली ये कैसा होता है, कई स्पाइकलेट्स से मिलकर के बना हुआ होता है या कंपाउंड स्पाइक टाइप का होता है, ठीक। तो इन्फ्लोरोसेंस के बारे में बात करते हैं कि यह पहला पॉइंट आता है पुष्पीय लक्षणों में इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस, ठीक है ना, कंपाउंड स्पाइक टाइप का होता है या फिर कई स्पाइकलेट्स से मिलकर के बना होता है, कई स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, कई स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है, कई स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, कई स्पाइकलेट से मिलकर के ये बना हुआ होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रिटिकम में सरल असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है ना। ट्रिटिकम के अंदर कैसा देखने को मिलेगा, ट्रिटिकम के अंदर, ट्रिटिकम में हमें कैसा पुष्पक्रम देखने को मिलता है, ट्रिटिकम के अंदर हमें सरल असीमाक्ष पुष्पक्रम देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलेगा, सरल असीमाक्ष पुष्पक्रम देखने को मिलता है, सरल असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुष्प। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, फ्लावर, ठीक, फ्लावर। फ्लावर के बारे में देखते हैं कि कैसा होता है, ये अवृंत होता है, कैसा होगा, अवृंत, ठीक है ना, अवृंत होता है, अवृंतीय होगा पुष्प। इसके अलावा सहपत्री होता है और सहपत्र शल्की लेमा के रूप में होते हैं। कैसा होगा, सहपत्री होता है, यानी कहने का मतलब ब्रैक्टिएट होता है, ठीक। और सहपत्र जो होते हैं, सहपत्र जो होंगे, सहपत्र शल्की लेमा के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं, शल्की लेमा के रूप में होते हैं, शल्की लेमा के रूप में होते हैं, शल्की लेमा के रूप में होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूक्ष्म पुष्प वृंत पर पश्च दिशा में पुष्प व रेचिला के बीच में शुष्क झिल्ली पीलिया उपस्थित होते हैं, जिसे हम सहपत्रिका मानते हैं। क्या मानते हैं, इसे हम सहपत्रिका मानते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा पुष्प वृंत होता है इस पर पश्च दिशा में पुष्प और रेचिला के बीच में शुष्क झिल्ली नुमा पीलिया उपस्थित होती है, जिसे हम सहपत्रिका मानते हैं, ठीक है ना, सहपत्रिका मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा परिदल पुंज, ठीक है ना। यानी कि परिदल के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पेरियंथ होते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जब हमको देखने को मिले कि कैलिक्स एंड कोरोला कैन नॉट बी डिफरेंशिएट टू ईच अदर, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी पेरियंथ कहलाती है। और इसका परिदल पुंज की जो एक यूनिट होती है ये कहलाती है परिदल, ठीक है ना। ऐसा हमने पहले देखा अभी जस्ट लिलिएसी फैमिली के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने लिलिएसी फैमिली के अंदर देखा। और जहाँ पर परिदल होते हैं यानी परिदल बनते हैं वहाँ पर दो कंडीशन बनती है, दलाब या बाह्य दलाब, यानी दल बाह्य दल जैसे हो जाएं या बाह्य दल दल के समान रंगीन हो जाएं। और ऐसी कंडीशन जब हमें देखने को मिलती है तो परिदलों में भी परिदलों के समान ही पुंकेसर देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है परिदल पुंज। परिदल काफ़ी इसमें आता है, परिदल पुष्प काफ़ी समानी होते हैं, जिन्हें हम लोडिक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पेरियंथ। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा, पेरियंथ, ठीक है ना। पेरियंथ के बारे में देखते हैं कि पेरियंथ के बारे में देखते हैं कि ये जो परिदल होते हैं ये काफ़ी समानी होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम लोडिक्यूल्स भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं यहाँ पर स्कूल के अंदर, लोडिक्यूल भी कहते हैं, जिन्हें हम लोडिक्यूल भी कहते हैं। ये सामान्यतया मांसल, सक्यूलेंट्स और रोमिल होते हैं, ठीक है ना। ये सामान्यतः कैसे देखने को मिलते हैं हमको, मांसल, सक्यूलेंट्स और रोमिल होते हैं तथा पीलिया को ठीक ऊपर अग्र पार्श्व स्थिति में दोनों ओर एक एक स्थित होते हैं, ठीक है ना। पीलिया के दोनों ओर पार्श्व स्थिति में ठीक ऊपर की ओर दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुमंग। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा, पुमंग एंड्रोसियम।
एंड्रोसियम की बात करते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा एंड्रोसियम। ये सामान्यतया इसके अंदर हमने देखा विभेदात्मक लक्षणों में ही कि 3 पुंकेसर देखने को मिलते हैं और विषम पुंकेसर जो होता है यह अग्र स्थिति में होता है। विषम पुंकेसर कैसा होगा? अग्र स्थिति में होता है। ओके, अग्र स्थिति में होता है। परागकोश जो होगा वह द्विकोष्ठी होता है, डायथीसियस होता है। ठीक, इसके अलावा पृष्ठलग्न डॉर्सीफिक्स्ड होगा और अंतर्मुखी प्रकार के होते हैं, वह स्वतंत्र दोली होते हैं। ठीक है ना। तो पुंकेसर देखते हैं कि सामान्यतया हमको 3 पुंकेसर देखने को मिलते हैं। सामान्यतः हमें कितने पुंकेसर देखने को मिलेंगे? 3 पुंकेसर देखने को मिलते हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि विषम पुंकेसर अग्र स्थिति में होता है। ठीक है ना। विषम पुंकेसर जो होता है यह अग्र स्थिति में होता है। विषम पुंकेसर अग्र स्थिति में होता है। विषम पुंकेसर अग्र स्थिति में होता है। और इसके अलावा परागकोश द्विकोष्ठी। परागकोश कैसे होते हैं? परागकोश द्विकोष्ठी। परागकोश द्विकोष्ठी। ठीक है ना। परागकोश कैसे होते हैं? द्विकोष्ठी। और इसके अलावा परागकोश द्विकोष्ठी होने के अलावा पृष्ठलग्न व अंतर्मुखी कैसे होंगे? पृष्ठलग्न व अंतर्मुखी कैसे होते हैं? पृष्ठलग्न व अंतर्मुखी होते हैं। पृष्ठलग्न व अंतर्मुखी होते हैं। वह स्वतंत्र दोली प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र दोली होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र दोली होते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पुतंतु का। तो एंथेसिस के बाद ये लंबे होकर के ग्लूम या लेमा तथा पीलिया से बाहर निकलते हैं। ठीक है ना। ग्लूम, लेमा तथा पीलिया से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जायांग। त्रिअंडपी और युक्तांडपी प्रकार का होता है। ठीक है ना। जायांग की बात करें यदि हम, गाइनोसियम, गाइनोसियम यह कैसा होगा हमारा? त्रिअंडपी। ट्राइकार्पेलरी ओवरी होती है और युक्तांडपी होती है। कैसी होती है? युक्तांडपी। ठीक है ना। त्रिअंडपी और युक्तांडपी प्रकार की ओवरी होती है। इसके अलावा अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती है। कैसा होता है? सुपीरियर ओवरी होती है। सुपीरियर ओवरी होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर भित्तीय बीजांडन्यास पाया जाता है। कैसा होता है? भित्तीय बीजांडन्यास होता है। भित्तीय बीजांडन्यास होता है। ठीक है ना। भित्तीय बीजांडन्यास देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लोरल फॉर्मूला, पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र देखते हैं हम, ब्रैक्टिएट होंगे। कैसे होंगे? ये सहपत्री होते हैं। त्रिज्या सम्मित होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक, द्विलिंगी होते हैं। कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। पैरियंथ कितने होते हैं? 2 होते हैं इसके अंदर। और पैरियंथ के अलावा एंड्रोसियम, एंड्रोसियम कितने देखने को मिलते हैं हमको? पुंकेसर 3 देखने को मिलेंगे। ओवरी एकांडपी होती है। या फिर ओवरी हमको कैसी देखने को मिलती है? या तो एकांडपी मिलेगी या ओवरी हमें कैसी मिलेगी? त्रिअंडपी, युक्तांडपी और सुपीरियर ओवरी देखने को मिलती है। तो ये जो हमने लिखा, ये किसका लिखा है फ्लोरल फॉर्मूला? ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम का फ्लोरल फॉर्मूला लिखा। ओके, यहाँ तक का मैटर हमारा क्लियर। यहाँ तक आपको मैं मान के चलता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली अब मोस्टली फैमिलीज़ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और जल्दी ये पेपर हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आपको जल्दी हम कॉलेज में एक बार मैं आपकी विजिट करवा करके और हम प्रैक्टिकल के जो हमारा मैटर है इसको भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यही पेपर हमको इसी प्रकार से एज इट इज़ थ्योरी के अंदर भी पढ़ना है और प्रैक्टिकल फाइल के अंदर भी हमको कंप्लीट करना है। तो एक बार हम अपने बोर्ड के मैटर को रब कर देते हैं और बोर्ड के मैटर को रब करने के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट रह जाता है हमारा, पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आता है हमारा? फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम के बारे में देखते हैं कि इसके अंदर हम केवल क्या देखने को मिलेंगे? हमें 2 पेरियंथ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम मदर एक्सिस बना देते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे
कि एक मदर एक्सिस बना देंगे। मदर एक्सिस बनाने के बाद दो हमको क्या देखने को मिलेंगे, पेरियंथ देखने को मिलते हैं। दो पेरियन देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस प्रकार ये हमारा फ्लोरल डायग्राम तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है ना, आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो आर्थिक महत्व के बारे में देखते हैं कि पहला आता है हमारा धान्य या सीरियल्स के बारे में। ठीक है ना, पहला पॉइंट आता है हमारा धान्य, यानी कि ज़्यादातर जो मोटे अनाज हैं वो हमारे घास कुल के ही होते हैं, जिन्हें हम एक कॉमन टर्म नाम देते हैं धान, जिसको हम कहते हैं सीरियल्स, CEREALS। ठीक है ना, सीरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सीरियल्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ओराइजा सटाइवा, चावल होता है, देखिए। ठीक है ना, चावल आएगा इसमें ओराइजा सटाइवा। ठीक है ना, ओराइजा सटाइवा। ठीक है ना, चावल जो है ये मोस्टली धान के तौर पर खाए जाने वाला, यानी अनाज के तौर पर खाए जाने वाला खाद्यान्न पदार्थ है। ये हमको ऐसा लगता है कि हम गेहूं की को ज़्यादातर फसल के तौर पर काम में लेते हैं, यानी गेहूं हमारा प्रमुख खाद्यान्न है। ऐसा नहीं है, कई स्टेट्स में, ठीक है ना, यानी जितने स्टेट्स के अंदर गेहूं खाया जाता है उससे भी ज़्यादा स्टेट्स के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा स्टेट्स में, जितने भी हमारे तटवर्ती स्टेट्स हैं, तो सारे तटवर्ती स्टेट्स में, ठीक है ना, इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है ना, चावल ही प्रमुख उनका खाद्यान्न होता है। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, गेहूं। ठीक है ना, गेहूं प्रमुख खाद्यान्न फसल है। एक आता है हमारा जौ, हॉर्डियम वल्गेर, हॉर्डियम वल्गेर। ठीक है ना, फिर इसके अलावा एक आता है हमारा एबिना सटाइवा, जई। एक आता है हमारा जई, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में ओट्स, जिसकी आजकल कुकीज आती हैं, बिस्किट आती हैं। ठीक है ना, जो बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनीज हैं, ये आज की डेट में ओट्स की कुकीज आती हैं। ठीक है ना, बिस्किट आती हैं मोटी वाली, तो उनको हम कुकीज़ कहते हैं। ठीक है ना, रिच फाइबर कंटेंट्स वाली होती हैं। और ओट्स आज की डेट में फाइबर कंटेंट के तौर पर लिया जाने वाला एक प्रमुख खाद्यान्न पदार्थ है। तो इसकी बिस्किट्स आती हैं ओट्स की। तो ओट का बॉटनिकल नेम होता है एविना सटाइवा। फिर इसके बाद मोटे अनाजों में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोटे अनाज। ठीक है ना, मोटे अनाजों में हम देखते हैं कि जो मोटे अनाजों में कौन कौन से आएंगे। मोटे अनाजों में एक आता है हमारा ज्वार, सोरगम वल्गेर। ठीक है ना, ज्वार, सोरगम वल्गेर। ठीक है ना, ये भी हमारा खाद्यान्न है। ठीक है ना, ज्वार से हम रोटी भी बनाते हैं, ज्वार की खिचड़ी बनाते हैं। ठीक है ना, और इसको हम मोटे अनाजों के तौर पर काम में लेते हैं। ठीक, एक आता है बाजरा, जो अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाएगा, पेनिसिटम अमेरिकेनम, बाजरा
पेनिसिटम अमेरिकेनम, अमेरिकेनम, ठीक है ना, बाजरा। ओके, फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा मक्का जिया मेज। मक्का का बॉटनिकल नेम क्या होगा? जिया मेज, ठीक है ना। ये हमारे मोटे अनाजों में आते हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एक पादा पाता है हमारा ग्रैमनी कुल का ही एक दूसरा पादा पाता आएगा हमारा शक्कर, ठीक है ना, जिससे गन्ना बनता, गन्ने से हमें शक्कर प्राप्त होती है। तो ग्रैमनी कुल का ही दूसरा पादप होता है गन्ना, ठीक है ना। गन्ने से देखिए हमें कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है ये हमारे लिए। इससे हमें गन्ने के मोलेसिस से बियर भी गन्ने के मोलेसिस से एल्कोहल बनाई जाती है। इसके अलावा गन्ने से गुड़ और चीनी तैयार की जाती है, ठीक है ना। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम इसका बॉटनिकल नेम होता है, सैकेरम ऑफिसिनेरम, सैकेरम ऑफिसिनेरम, है ना। देखिए ये जो मैंने आपको सीरियल्स के बारे में बताया, तो गेहूं और चावल ये तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, ठीक है ना। गेहूं और चावल ये तो जनरली प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। देखिए जो अंदरूनी जो राज्य हैं हमारे, ठीक है ना, इनके अंदर हम प्रमुख तौर पर किसको काम में लेते हैं? चावल को काम में लेते हैं, गेहूं को काम में लेते हैं। यानी कि जहाँ पर समुद्र से तटवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर चावल काम में लिया जाता है ज़्यादातर, ठीक है ना। चावल और मछली प्रमुख खाद्यान्न होता है। जैसे आप पूर्वोत्तर राज्यों में देखेंगे, जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, सिक्किम है, ठीक है ना, असम है। इसके अलावा फिर आप नीचे उतरते चलिए तो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, विशाखापट्टनम है, ठीक है ना। फिर और भी नीचे जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, कर्नाटका है, और इसके अलावा बॉम्बे है, गुजरात है, ठीक है ना। तो इन और फिर ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो J&K है, हिमाचल प्रदेश है, तो बिहार है ना, उत्तर प्रदेश है। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो बिना चावल के भोजन ही नहीं बनता है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र है, बिना चावल के भोजन नहीं बनेगा। चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल है वहाँ की, ठीक है ना। यानी वहाँ रोटी नहीं बनेगी लेकिन चावल जरूर बनेगा। फिर जो हमारे मिड स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान है, ठीक है ना, ये यहाँ पर हम गेहूँ प्रमुखतया खाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गुजरात है, यहाँ पर भी गेहूँ खाया जाता है। मध्य प्रदेश है, गेहूँ खाया जाता है। यूपी के अंदर भी गेहूँ खाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर गेहूँ प्रमुख तौर पर खाया जाता है, ठीक है ना। झारखंड है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर गेहूँ प्रमुख तौर पर खाया जाता है। लेकिन अब जैसे हम जौ की बात करें तो जौ की खिचड़ी बनाई जाती है, ठीक है ना। जौ से हम बेजड़ की रोटी बनाते हैं, ठीक है ना, जिसे हम तिनाजा की रोटी कहते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट खाने के काम में लेते हैं। जो ओट्स, जिसको हम ओट्स कहते हैं, इसकी आज की डेट में ये रिच फाइबर कंटेंट होता है, इसीलिए इसकी क्या आजकल क्या आती हैं, कुकीज़ आती हैं, जो अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनीज हैं, जैसे पतंजलि है, यूनिबिक है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारी ब्रिटानिया कंपनी है, ठीक है ना, इनकी कुकीज़ निकालती है ओट्स कुकीज़ के नाम से। और मोटे अनाजों के तौर पर ज्वार, बाजरा और मक्का, इनको हम खिचड़ी के तौर पर, जैसे बाजरे की रावड़ी बनाते हैं, बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। बाजरे की सर्दियों में हम रोटी बनाते हैं, ज्वार की भी खिचड़ी बनाते हैं, मक्के की रोटी बनाई जाती है, मक्के की खिचड़ी बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये मोटे अनाज भी खाद्यान्न के तौर पर काम में लिए जाते हैं। फिर अगला आता है हमारा गन्ना, इससे गुड़ और चीनी तैयार की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फूडर, जिस और हिंदी में कहते हैं इसे हम चारा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है चारा। तो चारे में देखते हैं कि हम सोरगम बलगेर और एबिना सेटाइवा और हॉर्डियम बलगेर, ठीक है ना। सोरगम बलगेर ज्वार, ठीक है ना, ज्वार है ना, सोरगम बलगेर, और इसके अलावा एबिना सेटाइवा जई, ठीक है ना, एविना सेटाइवा जई, और हॉर्डियम बलगेर जौ, ज्वार और जई, इन तीनों को कैसे काम में लिया जाता है? फोडर के तौर पर भी काम में लिया जाता है, ठीक है ना। फिर एक आता है हमारा जंगली घास, जिसे हम कहते हैं अंजन, देशी भाषा में हम क्या कहते हैं, जिसे अंजन, और सेंक्रस सिएलेरिस, है ना। और इसके अलावा एक दूब घास जिसको हम कहते हैं दूब, इसका एक फेमस पादप है साइनोडोन डेक्टाइलोन, साइनोडोन डेक्टाइलोन, जो सामान्यतः हम दूब घास देखते हैं। लॉन ग्रास जो होती है हमारी साइनोडोन डेक्टाइलोन, ये दूब घास होती है, डेक्टाइलोन,
लॉन, है ना, ये हमारा मोनोकोट्स का क्या है, प्रमुख पादप है, ठीक है ना, ग्रेमनी पोएसी का। फिर इसके अलावा हम देखते हैं बैम्बूसा या बांस की जो जातियाँ होती हैं। फिर इसके अलावा एक आता है हमारा खसखस, ठीक है ना, खसखस का इत्र भी बनाया जाता है, और खसखस से जो ये घास होती है, इसी घास से कूलर की जो टाटियाँ होती हैं, घास की टाटियाँ, ये भी तैयार की जाती हैं। और खसखस का बॉटनिकल नेम होता है वेटिवेरिया जेजी नी ओइडिस की जड़ों से खसखस की टाटियाँ तैयार की जाती हैं। इसके अलावा बाष्पशील तेल भी, वॉलेटाइल ऑयल्स भी तैयार होते हैं। वेस्ट इंडियन लेमन घास, ये साइनो सिम्बोपोगोन सिट्रस और सिम्बोपोगोन फ्लेक्सुओसस, ये हमारी कुछ बाष्पशील वॉलेटाइल ऑयल्स जिनसे प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की घासें हैं। इन्हीं के कारण इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेमनी या पोएसी को हम घास कुल भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये हमारा ग्रेमनी या पोएसी कुल को कंप्लीट किया, और ग्रेमनी या पोएसी कुल कंप्लीट होने के साथ ही जो हमारी ये फैमिलीज वाला जो पेपर था, ये पूरा हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में, ठीक है ना, इस पेपर के अंतर्गत केवल जो हमारी, देखिए ये जो हमारा पेपर था एंजियोस्पर्म वाला, इस पेपर के अंदर हम सेकंड यूनिट को, थर्ड यूनिट को, फोर्थ यूनिट को और फिफ्थ यूनिट को कंप्लीट कर चुके हैं। अब रह जाती हैं तो हमारी जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिलीज हैं, जैसे बार्बडेसी है, निम्फिएसी है, मैग्नोलिएसी है, ये फैमिलीज हमारी रेस्ट रह रही हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन ए नटशेल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये फैमिलीज हमारी एग्जाम्स के अंदर डिटेल में नहीं पूछी जाती हैं। केवल इनमें से कुछ ही कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे हम, और जितना भी हमारे सिलेबस के अंदर है तो उसको हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और उनको डिस्कस करने के बाद में, जैसे रेनेल्स ऑर्डर की रेननकुलेसी के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, ये प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की फैमिली है। और इसके अलावा हमारी बार्बडेसी, निम्फिएसी और मैग्नोलिएसी, ये 3 फैमिलीज और रह रही हैं। यदि आप इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नटशेल में डिस्कस कर लेंगे, और फिर इस पेपर को जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इसके बाद में हम हमारा जो नेक्स्ट पेपर है, स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, तो इस पेपर के बारे में हम डिस्कस करना चालू कर देंगे, यानी नेक्स्ट पेपर हम स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।